अल्लाह वबरकातुहू। जनाब, आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। यकीनन छुट्टियां बहुत सी हमारे मौसम की वजह से और बारिश की वजह से हमें सामना रहा, लेकिन आप याद रखिएगा कि अपनी छुट्टियों को कवर अप किया करें। जल्द अज जल्द अपने आप को उन तमाम चीज़ों में जो आपके बैक पे चले गई हैं उन्हें कवर अप किया कीजिए, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट आपके पास बहुत कम है अगले एग्ज़ाम आने तक का। और दोबारा आप तवक्का ना रखें अल्लाह से कि दोबारा से जो है वो कोई ऐसी कोविड वाली आफत आ जाएगी और एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम होंगे। और दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम ही सेकेंड ईयर के, मैंने आपसे पहले भी कहा, आपको दोबारा रिमाइंड करा दें कि एग्ज़ाम जो है सेकेंड ईयर का, आपका बोर्ड का रिज़ल्ट आपकी तमाम मेरिट को डिपेंड करेगा और आपकी तमाम मेरिट उसी पर डिपेंडेबल होगी और वही आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए सेकंड ईयर पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। फर्स्ट ईयर तो गुजर गया, उसकी परसेंटेज आपकी काउंटेबल नहीं होगी, किसी जगह उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको मार्क्स जो हैं वो टोटल मार्क्स सिर्फ मिल रहे होंगे एज प्रमोट होने के लिए। ठीक है जी। और आपको आपके व्हाट्सएप पर टेस्ट स्केड्यूल आपको मिल चुका होगा यकीनन। तो टेस्ट स्केड्यूल के मुताबिक आपके जो भी टेस्ट होंगे उन टेस्ट में बायो का टेस्ट भी मौजूद होगा। तो आप बायो के टेस्ट में चैप्टर नंबर 1 को पूरा अच्छी तरह से कवर करेंगे। एमसीक्यूज आपकी होंगी, तो वो एमसीक्यूज भी चैप्टर नंबर 1 से ही आपको दी जाएंगी। और चैप्टर नंबर 1 को आप 5 ईयर्स अपनी एक्सरसाइज और जो हम आपको पॉइंट आउट करवाते रहे उन्हें आप देखते रहिएगा। और देखने के साथ साथ अपने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से रीड आउट करके खुद भी सेल्फ एमसीक्यूज प्रोड्यूस करें। और वो आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप खुद से करते हैं। तो क्योंकि आने वाले वक्त में आपने एम कैट की तैयारी करनी है, उस दौरान में डेफिनेटली आपको बहुत सा काम, बल्कि ऑलमोस्ट सारा काम खुद ही करना होगा। और एमसीक्यूज भी जितनी ज़्यादा आप बेहतर तौर से बना पाएंगे वही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और एमसीक्यूज बनाने का आसान सा तरीका सिर्फ यही है कि आप अपनी बुक को रीड करें, अपने चैप्टर्स को अच्छी तरह रीड करें और वहाँ से आपको नज़र आएगा कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि सितंबर में ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा ऑलमोस्ट। वो भी हम चैप्टर 1, यानी चैप्टर 1 से ही आपको एमसीक्यूज का टेस्ट भी लिया जाएगा और चैप्टर 1 से ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है जनाब। चलते जी हम पुरानी बात की तरफ। कुछ आपने जो पढ़ा था उसको सम अप करें जल्दी से और फिर आगे पहुँचें। मूवमेंट इन प्लांट हम पढ़ रहे थे और हमने कहा था जी मूवमेंट जो प्लांट करता है वो एक्चुअल उसके ऑर्गन्स को मूवमेंट करना होती है, तो होल प्लांट ज़रा कम ही मूवमेंट करता है। और हमने कहा था कि जी प्लांट्स में टाइप ऑफ मूवमेंट्स मौजूद हैं और दो बेसिक टाइप हैं, ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और दूसरी है पैराटॉनिक और इंड्यूस मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट में हमने आपसे कहा था कि जनाब ऐसी मूवमेंट है जो किसी भी अपेयर ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलस, जो अंदर इनर साइड ऑफ द प्लांट है उसमें जो कोई केमिकल चेंज, कोई और चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, कोई ग्रोथ हो रही है, तो वो उसकी ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहलाएगी। और ये ऑटोनॉमिक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट चूँकि ज़्यादा नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इसलिए इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको पैराटॉनिक मूवमेंट पूछी जाती है, जो मैंने आपसे कहा था कि डिस्क्राइब द पैराटॉनिक मूवमेंट इन प्लांट्स। और ये आपको 2018 में क्वेश्चन नज़र भी आता है कि 2018 में आपसे पूछा गया था। ठीक है जी। तो ये पैराटॉनिक मूवमेंट आप लॉन्ग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे। और इसमें डिफरेंस भी कब बाज़ औक़ात आ जाते हैं, लेकिन वो डिफरेंस यहाँ से उठाकर फोटोट्रॉपिज्म से फोटो पीरियोटिज्म की तरफ चला जाता है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है जी।
अब इसमें यानी कि ऑटोनॉमिक में 3 टाइप्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में एक टाइप को नहीं डिस्कस किया जाता। फर्स्ट टाइप लोकोमोटरी मूवमेंट, क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव मूवमेंट है और इसे हम आने वाले वक्त में या एज यूजुअल न्यू एरा में हम इसे ऐड नहीं करते। ये प्रीवियसली हम इसको देखा करते थे। सेकंड हमारी ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट आपकी बुक में मौजूद है, एज अ सिलेबस मौजूद है, एमसीक्यूज यहाँ से आपको मिलता है, दिखाता हूँ अभी कहाँ से मिलता है। थर्ड वन हमारी ये टर्गर मूवमेंट, और पहले आप पढ़ चुके हैं टर्गर ट्रेजिडिटी क्या है, तो इसलिए हम बहुत इजीली इसको भी समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है जनाब। तो अब पहली बात हम करते हैं जी लोकोमोटरी मूवमेंट, तो ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं हमारे पैराटोनिक मूवमेंट क्या है जी। पैराटोनिक मूवमेंट यहाँ पर हमारी इंटरनल स्टिमुलाई थी जिसकी वजह से प्लांट की ये 3 टाइप की मूवमेंट हमें नजर आ रही थी, जबकि यहाँ पर पैराटोनिक में हमारे पास जो एक्सटर्नल स्टिमुलाईज हैं वो हम बात करते हैं, और एक्सटर्नल तौर पर हवा, पानी, रोशनी, लाइट, हीट, टेम्परेचर, शेक, ये सब चीज़ों को जब कोई पैराटोनिक होता है यानी मूवमेंट होती है, तो ये चीज़ों की बेस पर हमारे प्लांट के ऑर्गन मूवमेंट करते हैं। पैराटोनिक मूवमेंट को भी डिवाइड किया गया है और इसकी 2 टाइप हमें नजर आती है। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मीन्स होता है टर्न हो जाना, ठीक है, तो टर्न होगा किसी खास डायरेक्शन में, तो ये मूवमेंट होगी स्पेसिफिक डायरेक्शन, टूवर्ड्स द स्पेसिफिक डायरेक्शन या अगेंस्ट द स्पेसिफिक डायरेक्शन। जबकि सेकंड वन जो होगी नेस्टिक मूवमेंट, वो हमारी डायरेक्शन नहीं होगी उसकी स्पेसिफाई, और वो किसी भी डायरेक्शन की तरफ या अगेंस्ट द डायरेक्शन मूवमेंट कर सकता है, किसी वजह से कर सकता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये 2 टाइप मौजूद है। इन दोनों टाइप की फर्दर सब टाइप्स हैं 5-5, तो इसीलिए ये 2 टोटल बन जाती हैं 10। फिर आपने पैराटोनिक की डेफिनेशन लिखी, उसकी एग्जाम्पल लिखी, तो इस तरह से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बात आपसे पूछी जाती है, कर ली जाती है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम पहली हमारी टाइप्स की मूवमेंट में, और उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि जनाब ये जो हमारा स्टेम या लीव या फ्लावर या रूट या ब्रांच, वो जो मूवमेंट कर रहा है उसकी मूवमेंट क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है। तो सबसे पहला जो हमें नजर आता है वो उसका मीन एक्सिस होता है। कोई भी लीव मूवमेंट कर रहा होगा तो वो एक जानिब कवर करते हुए फिर दूसरी जानिब, फिर तीसरी, यानी अपनी डायरेक्शन को रोल आउट करता चला है। ये ट्विस्ट भी कर सकता है और रोल आउट भी कर सकता है। तो कोई ना कोई एक्सिस होगा जिसके अगेंस्ट, जिसके सराउंडिंग में ट्विस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से ऑर्गन जो है वो अपने एक्सिस के पास मूवमेंट कर रहा है। फिर इसकी डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है कि जनाब ये डायरेक्ट मूवमेंट हो रही है और ये डायरेक्शन चल रही है सर्किल में। ज़रूरी नहीं है सर्किल में चले, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन कहीं ना कहीं हमें नज़र ज़रूर आएगी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली हम ये कह नहीं सकते कि जी प्लांट के इस ऑर्गन ने मूवमेंट किया है या की है। थर्ड वन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो इस ऑर्गन, जो भी ऑर्गन मूव कर रहा है उसकी अपनी शेप। अब ऐसा है ना कि अगर एक डायरेक्शन से मूवमेंट करते हुए दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये अपनी शेप को मेंटेन करना होगा इसे। फ्लावर है, लीफ है, ब्रांच, कुछ भी वट, और अपनी उस मूवमेंट की जो स्पेसिफिक रिंग या पाथ बन रहा है उसकी शेप को भी, तो ये शेप भी हमारी प्लांट अपनी मेंटेन कर रहा होता है। फिर उसके साथ साथ एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज इस लीव ने 2 सर्किल कवर किए और अगले 1 हफ्ते तक एक भी पूरा नहीं किया। तो एक टाइम लिमिट होती है और उस टाइम लिमिट में ग्रोथ या मूवमेंट अपने आप को कवर करती है, और फिर किसी वक्त जैसे कोई सीजन है तो उस सीजन में ग्रोथ कम हुई, मूवमेंट कम हुई, तो वो पूरा एक टाइम ड्यूरेशन होगा।
और कोई सीजन ऐसा है जिसमें इनकी ग्रोथ बहुत तेज है, फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट फॉर्मेशन हो रही है, तो उस वक्त इनकी ग्रोथ तेज हो गई, ज्यादा हो गई। तो टाइम लिमिट हमारे इन प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मूवमेंट के लिए। ठीक है जनाब। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, जिसको हमने ऑटोनॉमिक कहा था। उसमें हम लोकोमोटरी मूवमेंट करते हैं, और ये लोकोमोटरी मूवमेंट इस वजह से यहाँ से प्लांट से हटा दिया गया क्योंकि मूवमेंट ऑफ होल प्लांट बॉडी, यहाँ जो ये लफ्ज लिखा है ऐसा नहीं अब हो सकता। एन ऑर्गन और मटेरियल, ये हो सकता है ऑर्गन या मटेरियल मूवमेंट करे विद इन अ प्लांट सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोटरी मूवमेंट। जैसे आपने पढ़ा था किसी जमाने में मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म या साइक्लोसिस, है ना। तो साइक्लोसिस होता है वो सेल के अपने ही साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल्स को एक जगह से दूसरी का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसे आप साइक्लोसिस कहते हैं। तो साइक्लोसिस हमारा लोकोमोटरी मूवमेंट है, क्योंकि इसमें केमिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पहुंच रहा है। क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एक पोल से दूसरे अपोजिट पोल तक हमारा क्रोमोसोमल मूवमेंट हमें क्लियरली नजर आता है, और वो एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाता है आफ्टर द डिवीजन ऑफ द सेल। तो वो हमारा लोकोमोटरी मूवमेंट के, ठीक है। लेकिन ये जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते थे पहले प्रीवियसली होल प्लांट का, वो यूं करते थे कि युगलीना को हम रखते थे प्रीवियसली एलजी में प्लांट की कैटेगरी में, तो वो तो मूवमेंट करता है, वो तो सिंगल सेल है, वो तो पूरे होल प्लांट की बॉडी मूवमेंट कर गई, इसलिए हम उसको वहाँ इस्तेमाल करते। सेकंड जो ग्रोथ एंड कर्वेचर, और हमारी बुक में नंबर 1 में है ग्रोथ एंड कर्वेचर। इसकी तीसरी लाइन में पहला पैराग्राफ जो है, पेज नंबर हमारा है जी 32, और उसके पहला जो पैराग्राफ है ग्रोथ एंड कर्वेचर का, उसकी थर्ड लाइन में आपके पास लिखा हुआ है दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है कि जी द डैश मूवमेंट आर ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इज कॉल्ड डैश। तो ये ग्रोथ एंड कर्वेचर आपसे पूछा। सर आप बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं, बेटा ये जल्दी जल्दी बढ़ा नहीं रहा, ये तो बस पढ़ा हुआ है आपने सब कुछ, इसलिए बढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये जो है माशाल्लाह से प्लांट मूवमेंट हमारा एक बहुत ही अच्छा सा छोटा सा रट्टा है जिसको आपने लगाना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी स्लो डाउन हो जाते हैं जी, कोई मसला नहीं। तो ग्रोथ एंड कर्वेचर जो है वो हमारी एमसीक्यूज लगा ली पहले, अभी बताइए थर्ड लाइन में अनइक्वल ग्रोथ ऑफ टू साइड्स, ठीक है जी। तो वो आप लगा लीजिए एमसीक्यूज, और आपको नजर आएगी फाइल। हाँ, मैं उसको दोबारा अगेन बता दिया, एमसीक्यूज है हमारे ग्रोथ एंड कर्वेचर की पैराग्राफ की थर्ड लाइन में डैश मूवमेंट यानी दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड, ठीक है। तो दीज की जगह पे आपका आ जाएगा ग्रोथ एंड कर्वेचर। 5 ईयर में देखेंगे आपको मिलेगी ये 2-4 बार। द बेनिफिशियल चेंज ड्यू टू द डिफरेंस इन द रेशियो ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स आर कॉल्ड ग्रोथ एंड कर्वेचर। एक्चुअली ये ग्रोथ है, तो ग्रोथ की वजह से जो कर्व आ रहे हैं उसी को हमने ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट का नाम दे दिया। प्लांट मूवमेंट दरअसल हमें कभी कभी ऐसी लगती है कि यार ये क्या है, ये तो कोई मूवमेंट ही ना हो ना, क्योंकि हम अपने या एनिमल से रिलेटेड बात समझना चाहते हैं। तो प्लांट की तो हर चीज हमसे बिल्कुल डिफरेंट है ना। वो बेचारा अपना खाना खुद पका लेता है, हमसे अपना खाना खुद नहीं पकता, हमें किसी का गला काटना पड़ता है, फिर हम उससे उसकी जायदाद छीनते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं। लेकिन पौधा बेचारा ऐसा नहीं करता, पौधा अपने अल्लाह के आश्रय में बैठा है, आप उसको तोड़ रहे हैं, एनिमल उसको खा रहे हैं, कोई और किसी ने घर बनाया, गैलरी बड़ी करनी है, दरख्त पूरा उठा के काट दिया, बेचारा खामोशी से सह जाता। तो उसकी तो हर चीज़ ही डिफरेंट है ना हमसे, कितने बेनिफिट्स दे रहा होता। तो इस तरह उसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट में भी और हमारे या एनिमल की मूवमेंट में भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो हम
پہلی موومنٹ جو ہے وہ ایکچوئل تو ہم گروتھ کا لفظ بھی یہاں استعمال کر رہے ہیں، تو گروتھ کی بیس پر جو کروز بنتے ہیں ان کروز کو ہم گروتھ اینڈ کرو ویچر موومنٹ کا نام دیں. ٹھیک ہے. اس کی دو ٹائپ ہمیں نظر آتی ہیں، ایک کہلاتی ہے نیوٹیشن. نیوٹیشن میں ہم دیکھتے ہیں تو اسپیسیفک ڈیفینیشن تو ابھی ہم بات کرتے ہیں ینگ اسٹیمس کی. The growth in the apex of young stem takes place in zigzag manner. اب zigzag تو آپ نے دیکھا zigzag میں ایک جانب موومنٹ یعنی کہ گروتھ ہوگی اور ایک خاص ٹائم تک ہوتے ہوتے پھر وہ اسٹاپ ہوگی اور پھر اس کے اپوزٹ سائڈ پر موومنٹ شروع ہو جائے گی. تو مینر ڈیو ٹو alternate change in growth rate and opposite side of apex. تو apex کے جو گروتھ ریٹ ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آلٹرنیٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے، رائٹ یا لیفٹ، رائٹ یا لیفٹ، رائٹ لیفٹ. تو اس طرح سے ایک زگزیگ فارمیشن ہو جاتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں نیوٹریشن. اگر یہی زگزیگ موومنٹ کسی روٹیٹ یا روٹیشنل موومنٹ ہو جائے، کسی دائرے یا سرکل کے گرد ہو جائے، کسی ایکسس کے گرد ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سرکم نیوٹیشن. سرکم سرکل، تو اسے کہا جاتا ہے سرکم نیوٹیشن. ٹھیک ہے. جیسے ریلوے کریپر یا ہمارے جو روپ ہے، کوئی بھی آپ نے بیل گھر میں منی پلانٹ لگایا یا کوئی اور پودے کی بیل والا کوئی پودا لگایا، تو اس کے آپ قریب میں کوئی روپ لگا دیتے ہیں اور اس روپ پہ وہ پودا چلتا رہتا ہے، سرکل میں چلتا رہتا. جیسے آپ منی پلانٹ کو دیکھیں گے وہ سرکل میں آپ کو موومنٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. تو وہ سرکم نیوٹیشن ہوگی. ناسٹک موومنٹ. This movement occurs due to the difference in the rate of growth on two opposite sides of a plant organ. Definition میں صرف آپ کو تھوڑا سا فرق ملے گا. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں پلانٹ آرگن، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں ینگ اسٹیم. تو یہاں پر اسٹیم کے علاوہ جتنے بھی آرگنس ہو سکتے ہیں وہ اپنی موومنٹ فاسٹر اینڈ لوور کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. وہ زگزیگ نہیں ہو سکتی اور کسی اور اسٹائل میں ہو سکتی. جیسے آپ اپنی بک میں دیکھتے ہیں وہ ایپیناسٹک ہو سکتی ہے اگر اس کی گروتھ فاسٹر ہے آن لوور سرفیس، اور اسی طرح ہائپوناسٹک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ موومنٹ جو ہوتی ہے اس میں لائک پیٹلز کی جو ہمیں نظر آتی ہے فلاور کا پیٹل کو اوپننگ، وہ نیسٹک موومنٹ آرگن ہے نا اس کا، تو وہ آرگن ہمارا نظر آتا. اسی طرح یہ ہمیں جو نظر آئی نیوٹیشن، سرکم نیوٹیشن بھی ہو سکتی ہے. موومنٹ کلائمر راؤنڈ اے روپ، جو کلائم کرتا ہوا موومنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کسی بھی روپ کے گرد، وہ آپ کا ہوگا نیوٹیشن. نیسٹک میں آپ دیکھتے ہیں اوپننگ آف پیٹلز ہمیں نظر آتی ہے. تھرڈ ون ہماری بک میں سیکنڈ ٹائپ ہے ٹرگر موومنٹ. دس موومنٹ اپیئرز ڈیو ٹو دا چینج ان دا ٹرجیڈیٹی. ٹرجیڈیٹی کسے کہتے ہیں؟ یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے پودے یا کوئی بھی سیل میں جو میکسیمم پانی آ جائے، واٹر آ جائے، تو وہ سیل کہلاتا ہے ٹرجٹ، ہے نا. اور اس پروسیس کو کہا جاتا تھا ٹرجیڈیٹی. تو اگر سیل ٹرگر پریشر کے ساتھ ٹرجٹ ہوگا تو وہ اپنی اسپیسیفک شیپ، جو بھی اس کی خاص سائز ہے، اس سائز کو مینٹین کرے گا. اب جیسے ہی اس میں سے پانی ریلیز ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا سائز مینٹین نہیں رہ پائے گا اور وہ شرنک ہو جائے گا، تو آرگن بھی شرنک ہو جائے گا. اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے موومنٹ آف لیوز آف ٹچ می ناٹ. یاد ہے آپ کو بچپن میں آپ نے ایک پلانٹ پڑھا تھا ٹچ می ناٹ کے، اردو میں وہ کہتے ہیں چھوئی موئی کا پودا. ہاں، آپ اس نے اس کو جیسے ہی ٹچ کیا، چھوا، تھوڑا سا شیک کیا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے لیوز کو وہ کلوز کر دے گا، بند کر دے گا. اب اس نے بند جو کیا ہے وہ موومنٹ ہے ایکچوئل تو، ہے نا. اب وہ کیا کس پروسیس کے تحت ہے؟ وہ پروسیس اس نے
अपने टर्गर प्रेशर को रिलीज कर दिया। टर्गर प्रेशर को रिलीज किया तो पानी जो है वो रिलीज हो गया उसकी लीफ से, और मिडलिप से गुजरकर वो थोड़ा सा क्वांटिटी स्टेम की तरफ या ब्रांच की तरफ बढ़ गई। और जैसे ही उसे आइडिया हो गया कि जी अब बस टच जिसने भी किया था या हुआ था अब वो ख़त्म हो गया है या नहीं है, तो कुछ ही लम्हे बाद वो अपने ट्रिगर प्रेशर को दोबारा डेवलप करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके, यानी टर्जिडिटी के प्रोसेस को पूरा करता है और फिर दोबारा से अपने तमाम सेल्स को टर्जिट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से वो मूवमेंट यानी जो क्लोज हो गई थी लीव्स वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ जाती है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स में सेकंड पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट, हमने आपसे कहा कि पैराटोनिक मूवमेंट जो है वो दोज प्लांट मूवमेंट विच अपेयर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऑटोनॉमस या स्पॉन्टेनियस में हमने कहा था कि जी इंटरनल स्टिमुलाई कुछ बदलाव आएगा उससे होगी, और पैराटोनिक में हमने कहा कि जी क्या होगा, एक्सटर्नली कोई कंडीशन चेंज होगी, कोई हालात चेंज होंगे, तो वो मूवमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसे हम कहेंगे पैराटोनिक। और हमने कहा था पैराटोनिक मूवमेंट की दो टाइप्स हमें नजर आती हैं, एक कहलाती है ट्रॉपिक मूवमेंट और हम उसे ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिज्म को, ये टर्म को अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स होता है टर्न, मुड़ना, जिसे कहते हैं ना टर्न करना, मुड़ना। तो ट्रॉपिज्म जो होगी वो टर्न करना या मुड़ना कहलाएगा। क्यों? उसकी बेसिक वजह है कि जी ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ रिस्पॉन्सेस इन विच प्लांट ऑर्गन मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये क्या है? ये ग्रोथ रिस्पॉन्डिंग है। मैंने आपसे पहले कहा कि पौधे में, प्लांट में जो मूवमेंट हो रही है वो एक्चुअल सारी की सारी ग्रोथ है। अब अगर आप ट्रॉपिज्म की बात करेंगे तो ट्रॉपिज्म में क्या होगा कि ये ऑर्गन कोई भी प्लांट का वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, टूवर्ड्स और अगेंस्ट द डायरेक्शन, यानी उसकी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए वो मूवमेंट, तो वो कहलाएगा टर्न होना, ट्रॉपिज्म। भाई आपने राइट टर्न करना है, आपने लेफ्ट टर्न करना है, सड़क पे जा रहे हैं, है ना, तो इंडिकेट करेंगे भाई राइट टर्न हो गया, लेफ्ट टर्न हो गया। तो टर्न आपका किसी डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, तो वो कहलाएगा ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म में फिर हम टाइप की बात करें तो 5 सब टाइप्स हमें नजर आती हैं, और उन 5 सब टाइप में पहली है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स तो मालूम है सबको, यकीनन। फोटो मीन्स है फोटो यानी लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स है टर्न। तो क्या मीनिंग हो गई इसकी? द ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। सिंपल सी बात है, हाँ जी, कि लाइट की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट मूवमेंट कर रहे हैं टूवर्ड्स द लाइट या अगेंस्ट द लाइट, तो वो क्या होगा, वो कहलाएगी फोटोट्रॉपिज्म। इसके अंदर हम बात अभी आपको दिखाते हैं दोनों को कंपेयर करके। दूसरी टाइप हमारे पास है जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स क्या होता है जी? जियो मीन्स होता है अर्थ, है ना, जमीन। तो ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट हो रही है वो हमारी कहलाती है जियोट्रॉपिक। अब यहाँ पर मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूँ, आप डेफिनेशन बिल्कुल सेम देख रहे हैं, सिर्फ लाइट और ग्रेविटी, जियो और फोटो चेंज हुआ, ऐसा ही है। अब आप देखें जी, फोटोट्रॉपिज्म में हम कहते हैं द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ शूट्स टुवर्ड द लाइट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म को हम दो तरह या दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव हमेशा जो मूवमेंट करता है फोटोट्रॉपिज्म में वो
हमारा स्टेम या शूट सिस्टम होता। शूट सिस्टम हमेशा लाइट की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर आप उसे बंद कर दें, पैक कर दें अंधेरे में, एक छोटा सा होल खोल दें, अभी हम डायग्राम दिखाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि 2-4 दिन बाद आपके स्टेम या लीव उस छोटे से होल से बाहर आ रहे हैं। उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह है कि भाई जो स्टेम और जो शूट सिस्टम होगा वो हमेशा टूवर्ड्स द लाइट मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगर क्या हो जाए, लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट हो जाए, कौन करेगा? रूट्स करती हैं, जड़ें करती हैं, ऐसे ही करती हैं, रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट या टूवर्ड्स द डार्क, तो वो कहलाएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और सॉरी फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि वो रोशनी से अगेंस्ट। घर पे कर सकते हैं आप ये एक्सपेरिमेंट, अगर आपके घर में प्लांट्स मौजूद हैं, पॉट मौजूद हैं, थोड़ी सी जड़ एक आधी आप उसकी ब्रांच को थोड़ा सा बाहर निकाल दें, तोड़े नहीं, रूट की, और आप उसको थोड़ा सा बाहर निकाल कर छोड़ दें, आप देखिएगा 2-4 दिन बाद, अगर वो ख़राब नहीं हुई तो 2-4 दिन बाद वो दोबारा सॉइल के अंदर जाने लग जाएगी, यानी अंधेरे में जाने लगे, तो वो कहलाएगी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा, इसी को रखकर अगर हम ग्रेविटी में ले आए तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे शूट सिस्टम यहाँ पर पॉजिटिव था, अगर ग्रेविटी की बात करें तो शूट सिस्टम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शूट सिस्टम कहाँ जा रहा है? अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ही ना, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव मूवमेंट शो कर रहा है। नेगेटिव मगर कौन सा? जियोट्रॉपिज्म का, जमीन के अगेंस्ट। और रूट क्या कर रही है? रूट कर रही है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ क्या थी? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और यहाँ हो गई पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ जा रही। ठीक है, फिर थर्ड वन आता है हमारा जी कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल, केमिस्ट्री पढ़ते हैं आजकल आप लोग माशाल्लाह से। तो कीमोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ सर्टेन केमिकल्स इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म, लाइक ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओवरी। ये भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको उसमें यकीनन नज़र आएगा कि हमारे पास जो मूवमेंट है वो ये रही। हम कहते हैं कि जी पोलन ग्रेन यहाँ मौजूद है और इससे पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, पोलन ट्यूब फॉर्म होकर जाकर अटैच होती है ओव्यूल से। तो ये रास्ता शॉर्ट था ना, इसे यहाँ से यहाँ आ जाना चाहिए था, इतना लंबा सफ़र करके फिर वापस आए। तो बेसिकली जो हमारा ओव्यूल होता है, इसके माइक्रोपाइल से स्पेसिफिक केमिकल प्रोड्यूस्ड हो रहे होते हैं, तो उन केमिकल से ही गाइडलाइन मिलती है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को, और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन उन केमिकल्स के थ्रू मूवमेंट करता हुआ या ग्रोथ करता हुआ आगे बढ़ता है और फिर यहाँ से इन हो जाता है। ठीक है, फोर्थ वन की हम बात करते हैं हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स पानी। तो पानी की मदद से जो मूवमेंट हो रही है, जैसे रूट है, तो ये पॉजिटिव आपको नज़र आती है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ये देखें, हम जैसे अगर सपोज यहाँ पानी है तो प्लांट की रूट्स नीचे जा रही होंगी, अगर पानी का कहीं से साइड में आपको नज़र आ रहा है तो रूट्स को देखेंगे हम अंदर से, तो वो टर्न हो चुकी होंगी। कभी इत्तेफाक से आपने अगर देखा हो तो मैंने आपसे पहले कहा कि हम दरख्तों की कोई इतनी केयर नहीं कर रहे आजकल। आजकल क्या मतलब, कुछ अरसे से, और हमने उनको बहुत बेरहम तरीके से काटा है, फेंका है निकाल निकाल कर, और यकीन करें मैंने उनको जुल्म होते हुए देखा है अपनी फैमिली में भी, कि जनाब दरख्त काट दिया आपने और फर्श कर दिया अपने पूरे सहन में, लेकिन दरख्त की नीचे से दोबारा जो रूट्स अभी एक्टिवेट है ना, तो उन्होंने फिर फ्लोरिश होना, स्टेम में से लीफ निकलना शुरू हुआ जी, उनका फर्श फट गया बेचारा, नया फर्श उनको दोबारा करना पड़ा, डैमेज हो गया, पैसे खर्च हो गए।
اب انہوں نے ظلم کیا کیا کہ جو اس میں ایسڈ کو اٹھا کر ڈال دیا. اور میں خود سوچیں آپ کہ اگر لائف کسی اینیمل پر آپ ایسڈ ڈالتے ہیں، وہ بھی تو لائف ہے نا، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ پلانٹ بھی تو لائف ہے نا. ہاں یہ کہ بیچارے بول نہیں سکتے، آپ کو مار نہیں سکتے، ہاں ٹکر نہیں مار سکتے، آپ کو کاٹ نہیں سکتے، لیکن ہے تو لائف ہی نا. تو ان پر بھی یہ ظلم ہوتا ہے، انہیں بھی بیچاروں کو تکلیف درد ہوتا ہے. سینس تو ہے، سینس کے بغیر تو لائف ہے ہی نہیں. تو بہرحال تو یہ ہمیں زیادہ ٹرن ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ففتھ ون ہے تھگمو ٹراپزم ٹچ کی وجہ سے مدد سے. جیسے لائک ہمارے پاس ایگزامپل ہے کوائلنگ آف ٹینڈرل اراؤنڈ اے روپ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ میں جیوٹراپزم کا آپ اپنے پاس گھر میں بھی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے پاٹ کی پوزیشن اس طرح کر دیں تو اگلے 2-4 دن کے بعد جو اسٹیمپ یوں اسٹریٹ تھا نا وہ ٹرن ہو کر سیدھا ہو جائے گا. تو جیو کا نیگیٹو ہو گیا، زمین نیچے اور جیو یعنی کہ اسٹیم اوپر کی طرف جا رہا ہے. اور جیو کا پازیٹیو ہو روٹس ہیں. اب یہاں سے ہم نے باہر تو نہیں نکالی، لیکن اگر آپ گملے میں سے تھوڑا سا روٹس کو باہر نکال کر دیں گے تو وہ ساری روٹس نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں گی. نارملی ہم جب گملہ کھولتے ہیں تو روٹس پورے ہول گملے میں آپ کو نظر آتے ہے نا، لیکن جب ایسی پوزیشن میں رکھیں گے تو آپ کی روٹس اس کور ایریا میں آ جائیں گی، اپوزٹ سائڈ پہ نہیں ہوں گے. اسی طرح سے آپ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں یہ ٹچ، یعنی کہ اسٹک لگا دی، کوئی روپ باندھ دی. منی پلانٹ لگاتا ہے اپنے گھروں میں تو وہ اپنے ٹینڈرل کو نکال کر ان کو روپ کو یا جو بھی سپورٹ آپ نے ان کو دیا اس کو پکڑتی. منی پلانٹ کے لیے کہا جاتا ہے جی یہ ماشاءاللہ سے گھر میں لگائیں تو اس پہ شاید 10 روپے 15 روپے 100 120 110 یا 5,000 200 کے نوٹ لگتے ہیں، اسی لیے اس کو منی پلانٹ کہا جاتا ہے. میں تو اپنے گھر میں لگاتا ہوں تو بیچارے چلتے ہی نہیں ہے نا، تو مرجھا ہی جاتے ہیں، اس لیے میں نے لگانا ہی چھوڑ دیا. اور جن کے گھر میں فلورش ہوتے ہیں وہ سنا تو میں نے یہ کہ بھائی بڑے ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں منی پلانٹ کی وجہ سے. تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اگر کسی کو نظر آئے کہ منی پلانٹ میں پیسے لگے ہوئے تو وہ اس کا اسنیپ شوٹ لے کر اور اس کو وائرل کر دے ویڈیو کو یا پکچر کو کہ بھائی یہ تو بڑا زبردست پلانٹ ہے اور گھر میں لگائیں اور پیسے اس میں سے توڑیں آرام سے. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے جو آپ کو ایک فوٹو ٹراپزم کی مثال دی تھی اور میں نے آپ سے کہا یہ بھی آپ گھر پہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پاٹ کو چھوٹے سے پودے کو لے کر آپ اس کو بالکل باکس میں کور اپ کر دیں، بلیک کلر کا کپڑا اوپر ڈال دیں، اندر سے بھی بلیک کلر کر دیں اس باکس کو، اور یہ اندھیرے میں رکھ دیا. آپ 2 دن پانی اتنا دے دیا کہ وہ 2 دن کے لیے اسے کور اپ ہو جائے. اب آپ نے 1 دن بعد یا 2 دن بعد یہاں یا کہیں سے بھی اپنے اس ایریا کو کٹ کر دیا تاکہ لائٹ یہاں اس کو نظر آئے. تو اب آپ دیکھیں گے لائٹ کی وجہ سے اس کا اسٹیم آہستہ آہستہ ٹرن کر کے آپ کو باہر کی طرف نکلتا ہوا نظر آ جائے. تو یہ فوٹو ٹراپزم ہوگا، پازیٹیو فوٹو ٹراپزم. ٹھیک ہے جناب. چلیں جی ہم اپنی موومنٹ ان پلانٹس میں پیراٹونک کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں اور وہ کہلاتی ہے نیسٹک موومنٹ. Those plant movement which appear due to the diffuse stimuli in which there is no particular direction. ٹراپک میں کیا تھا؟ پرٹیکولر ڈائریکشن تھی، اس میں کیا ہے؟ پرٹیکولر ڈائریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی اس کی سیکنڈ. اس میں ہم پہلی ٹائپ دیکھتے ہیں جی فوٹو نیسٹک. فوٹو لائٹ کی وجہ سے، اگر لائٹ ایک ریزن ہے، لائٹ ایک وجہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پودوں میں کوئی بھی اس کا آرگن اپنی موومنٹ شو کر رہا ہے، لائک دا فلاور آف آکزیلس اینڈ پورٹولاکا اوپن ان ڈے، دن میں کھلیں گے، اینڈ کلوز ایٹ نائٹ، اور رات میں بند ہو جائیں گے. دن میں کیوں کھلے؟ کیونکہ روشنی ہے. اور رات میں کیوں بند ہو گئے؟ کیونکہ روشنی نہیں ہے. یہاں روشنی کی شدت یا روشنی کی طرف نہیں ہو رہا یہ کام، بس لائٹ آنی ہے، لائٹ ہے کھل گئے. سورج کی روشنی ہے تو فلاور اوپن ہوگا، اور سورج کی روشنی نہیں ہے تو فلاور کلوز ہو گئے.
ठीक है, ये भी मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के घरों में हो और वो उन्होंने शायद ऑब्जर्वेशन ना की हो, कर सकते हैं आप। जबकि वाइल्ड फ्लावर्स ऑफ निकोटियाना क्लोज इन डे एंड ओपन एट नाइट, दिन में क्लोज हो जाएंगे निकोटियाना के और रात में ओपन। रात की रानी सुना होगा ना, दिन का राजा सुना होगा, टॉक्सिल्स दिन का राजा, निकोटियाना रात की रानी। दूसरी टाइप हमारी है थर्मोनेस्टिक, मूवमेंट कॉज ड्यू टू द हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा कम होने की बेस पर प्लांट अपने ऑर्गन्स को मूव करता है। दीज मूवमेंट्स आर फाउंड इन इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, ये यूजुअली हमारे यहाँ हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। और डांसिंग प्लांट भी हम इसे कहते हैं, तस्वीर मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो ये पहली हमारी ऑक्सैलिस, ठीक है। दूसरी हमारी पोर्टुलिका, अगर आपको ये वाला प्लांट अगर आपने देखा आपके घर में मौजूद होगा, ठीक है, तो आप देखिएगा, ऑब्जर्व करके देखिएगा, दिन में आपको ये खिले हुए फ्लावर मिलेंगे और रात में ये फ्लावर बंद मिल जाएंगे। निकोटियाना डे टाइम पे क्लोज होगा और रात को खुलेगा, और खुलने की वजह से इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं रात की रानी। ये हमारा इंडियन टेलीग्राफ हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर नज़र आ रहा है, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो ये लीव्स को इसने मूव कर दिया। अब जैसे जैसे अब टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा इसकी मूवमेंट चलती रहेगी, तो हम इसको टेलीग्राफ या डांसिंग प्लांट का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो तीन टाइप हमें नज़र आई पैराटॉनिक का सेकंड पार्ट नेस्टिक मूवमेंट में, और उसकी हम अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं सिस्मोनेस्टिक। सिस्मोनेस्टिक में हम कहते हैं जनाब कि हमारा जो प्लांट है वो शेक किया जाए, हिला दिया जाए, मूव शॉक दे दिया जाए, तो उसके लीफलेट्स या लीव्स फोल्ड हो जाती हैं, पैक हो जाती हैं। और इसकी एग्जाम्पल हमने आपको पहले भी कहा था, मिमोसा प्यूटिका, या जो हम बचपन में पढ़ते थे टच मी नॉट, वो प्लांट है। तो उसमें एक्चुअल होता ये है कि वो जब शेक आउट किया जाए या उसको पकड़ा जाए तो वो अपने टर्गर प्रेशर को रिलीज कर देता है। टर्गर प्रेशर को रिलीज करने पर ये जो मुरझा रहे हैं प्लांट की लीव्स या फ्लावर, तो ये एक्चुअल टर्गर प्रेशर को रिलीज करते हैं, और टर्गर प्रेशर रिलीज होता है तो ऑर्गन लूज हो जाता है, ठीक है। फोर्थ वन हमारे पास है नेस्टिक, निक्टी नेस्टिक या सोना, रात का सोना, ठीक है। मेंबर ऑफ लिग्यूम फैमिली lower their leaves in the evening and raise them to horizontal position in the morning। तो हमारी जो लिग्यूम फैमिली कौन सी होती है, ये जो फलीदार पौधे होते हैं ना, पी प्लांट है, मटर है, ठीक है, सेम की फली है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, ये पौधे शाम के वक्त अपनी पत्तियों को झुका देते हैं। इनका जो स्टॉक होता है वहाँ ट्रिगर प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो पत्तियां ऐसा लगता है जैसे मुरझा गई। दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि पौधा सो गया, स्लीप कर रहा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जैसे ही जो सन की लाइट्स, हमारे पास सनलाइट मिलेगी तो फौरन ही ये क्या करेंगे, दोबारा से अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे, उठ जाना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो पी प्लांट है और सेम की फली है और भी बहुत सारी फलियां। फिफ्थ वन इसकी टाइप है हेप्टोनेस्टिक। हेप्टोनेस्टिक है ड्यू टू द स्टिमुलाई ऑफ टच, जब हमने किसी चीज़ को टच किया तो वो हमारे पास क्लोज कर देगा अपने ऑर्गन को या ओपन कर देगा, कुछ भी करना। तो अब इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने ये क्वेश्चन भी याद किया होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का,
तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो अपने ऑर्गन्स को मूवमेंट देते हैं और इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं, वो इसी की मदद से करते हैं, मूवमेंट लाइक हेप्टोनेस्टिक। ठीक है। अब इसमें आप देखें, जो हमने अभी आपको मिसाल दी थी सिस्मोनेस्टिक की, मिमोसा प्लांट, तो ये लीफ इसकी फुल है, इस वक्त ओपन है, और जैसे इसको आपने शेक किया है या हिलाया तो ये लीफ बिल्कुल क्लोज हो गई, बंद हो गई, और थोड़ी ही देर के बाद ये दोबारा से ओपन हो जाएंगे। इसी तरह ये लिग्यूम फैमिली, ये जो अगर आपने देखी हो हमारे आम तो अब तो बहुत कम हो गए पौधे, अब मैं क्या आपको बताऊं कि किस गली में लगा है पौधा किस जगह पे, लेकिन पहले तो हमारे पास बहुत अच्छे खासे प्लांट्स हुआ करते थे ना रोडों पर और अपनी गैलरीज हुआ करती हैं, अब तो बिल्डिंग्स बन गई हैं तो गैलरीज ही ख़त्म हो गई, तो प्लांट्स की जो मकदार है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो दोनों ही कम हो गया। और इसी वजह से हमारे जो टेम्परेचर्स हैं हमारे इस इन्वायरमेंट का, कराची शहर की बात कर लें आप, तो उस पर भी असर आ गया। ठीक है। तो ये भी हमारी गैलरी में प्लांट लगे होते थे, येलो कलर के फ्लावर, इस पे बहुत अच्छा बंच निकलता था पूरा, तो वो भी रात में आप देखें तो इस तरह से ये सो गया, प्लांट सो गया। ठीक है। और ये प्लांट हमारा इस वक्त दिन में सुबह के वक्त स्टार्ट हुआ है, जैसे मॉर्निंग, तो ये इनके लीफ अपनी ओपन कर लिया उन्होंने। ठीक है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो आप बात कर रहे थे इंसेक्ट कैप्चर करने की, ये इसका ऑर्गन है, ये एक्चुअल लीफ ही होती है ना, लीफ की मॉडिफाई फॉर्म होती है, और ये लीफ की मॉडिफिकेशन होकर उसकी मिडरिप से आगे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा था पिक्चर प्लांट है ना, फ्लाई ट्रैप, तो ये फ्लाई ट्रैप है, तो ये ओपन होता है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसकी बेस पर आकर अटैच होता है, जो कि यहाँ म्यूकस मौजूद है, तो ये फौरन अपने इस ऑर्गन को बंद कर देता है। अब ये इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट किया जाता है और फिर उसे इस्तेमाल कर लिया जाता है एज अ फूड। तो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट में हम टच करने को थे। ठीक है जनाब। तो ये हमारी बॉटनी का जो सेक्शन था हमारे चैप्टर नंबर 2 में, वो हमने आपको दे दिया कंप्लीट। इसमें पेज नंबर 34 पर आप एक टॉपिक देख सकते हैं, और वो टॉपिक हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उसे डिस्कस करेंगे, आप खुद भी देख सकते हैं। पेज नंबर 34 में रोल ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस इन प्लांट मूवमेंट, और इसकी थर्ड पैराग्राफ की आखिरी लाइन में आप पढ़ सकते हैं कि डिस्कस इन चैप्टर नंबर 3। तो इस टॉपिक को, जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स का जिक्र है, हम चैप्टर नंबर 3 में बाकायदा तौर पे इसको डिस्कस करेंगे, और वो भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाता है। और रोल ऑफ ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, आपसे जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो आपसे डिस्कस करवाए जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका बॉटनी का पोर्शन कंप्लीट हुआ। कोई सवाल इसमें से अगर आपने पूछना है तो वो पूछें, जब तक मैं अपनी शेयरिंग आपको जोलॉजी पर ले आता हूँ। ठीक है जी। तो आप सवाल मुझे राइट कर, तो क्वेश्चन देख लेते हैं जनाब। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं जी? सर व्हाट इज स्टिमुलाई पूछ रहे हैं। स्टिमुलाई का मतलब होता है बेटा चेंज, तब्दीली, हालात, हालात खराब है ना, तो स्टिमुलाई खराब है। तो स्टिमुलाई बायोलॉजिकल टर्म में आप हालात को कहते हैं, चेंज को कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन पूछा, थिग्मोट्रोपिज्म और हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट में क्या फर्क? बिल्कुल जी सही आपने कहा जी, अच्छा किया आपने पूछ लिया, बल्कि बहुत पहले आपको एक और चीज़ पूछनी चाहिए थी। आपसे मुराद है तमाम बच्चों को कह रहा हूँ कि आपने नेस्टिक मूवमेंट पढ़ा था विद इन ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट में, है ना? और फिर आपने कहा जी नेस्टिक मूवमेंट हमारी यहाँ भी मौजूद है, किसमें? पैराटॉनिक में भी मौजूद है, और बहुत बड़ी टाइप की मौजूद है ना? तो ये क्या बात है, वहाँ पे भी नेस्टिक, यहाँ पे भी नेस्टिक। तो नेस्टिक जो मूवमेंट है वो एक्चुअल हमारे जो
प्लांट ऑर्गन की ग्रोथ है उसका पार्ट है, और ग्रोथ अपोजिट डायरेक्शन पर प्लांट ऑर्गन्स में हमें नजर आती है, इसलिए उसकी कोई खास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो वहां भी हम उसे नेस्टिक के तौर पर विदाउट एनी डायरेक्शन हम मूवमेंट की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम चूंकि बात कर रहे हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, किसमें, पैराटोनिक में, तो इसलिए इसमें भी हम कहते हैं ये नेस्टिक है। ठीक है, अब ये नेस्टिक क्यों है? ये नेस्टिक ऐसी नेस्टिक है जिसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रोल है तो नेस्टिक ही, नॉन डायरेक्शनली, लेकिन रोल क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का, बाहर के हालात कैसे हैं उनमें क्या चेंज आ रहा। और वहां जो आपने नेस्टिक मूवमेंट की बात की वो कौन से हैं, वो इंटरनल स्टिमुलाई, प्लांट के अंदर कौन सी चेंज ग्रोथ में आ रही है, डायरेक्शन उसकी भी नहीं है, लेकिन वो इंटरनल स्टिमुलस है और ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है। ठीक है, अब इसी को लेते हुए आप थिग्मो और हेप्टोनेस्टिक की बात कर लें। हेप्टोनेस्टिक आपने कहा कि टच, लेकिन उसको स्पेसिफाई कहाँ कर दिया, आपने कहा कि स्पेसिफिक हमने कर दिया इंसेक्ट के लिए, और उसमें टच करने का एक तरीका थोड़ा सा अलग है। वहां पर पूरा ऑर्गन जो है वो प्लांट का, वो टच करके अपने आप को बंद कर रहा है या खोल रहा है, जैसे पीछे प्लांट है या हमने फ्लाई ट्रैप की डायग्राम आपको दिखाई, तो हेप्टोनेस्टिक में ऐसा हो रहा है। थिग्मो में क्या हो रहा है, थिग्मो भी टच है, लेकिन कैसा टच है, उसमें हमारे प्लांट का एक खास ऑर्गन लाइक टेंड्रल या स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, वो किसी सॉलिड पार्टिकल को टच करके उसके साथ मूवमेंट शुरू करे, और उसे क्या चाहिए, उसे कोई रोप, कोई चीज रिक्वायर्ड है, यानी कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, इसीलिए आपने उसको ट्रॉपिक में थिग्मो टच का लफ्ज इस्तेमाल किया। और हेप्टो में क्या होगा, नेस्टिक में, इसमें हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, बंद करना है जी, क्लोज करना है, ओपन करना बस, टूवर्ड्स द इंसेक्ट नहीं करना, अगेंस्ट द इंसेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नेस्टिक या हेप्टोनेस्टिक का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया। क्लियर है बेटा, बात दोनों की टच की है, लेकिन डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल बेस पर हमने अलग अलग उसको लफ्ज इस्तेमाल किया, और उसकी डेफिनेशन में या उसकी मीनिंग उसके वर्ड्स में मौजूद है, ट्रॉपिज्म और नेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर पानी में जो जो जरिया होती है उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है ना, ये आपने जो लिखा जरिया, क्या ये, क्या ये मुझे समझ में नहीं आया बेटा लफ्ज। सर पानी में जो जरिया, जरिया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा आपने, होती है उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है ना। पहले आप मुझे ये बताएं जरिया शरिया क्या लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आया, इंग्लिश में अगर बता दें वर्ड तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे इजीली इसको समझ जाऊंगा, फिर आपका ये सेंटेंस समझ पाऊंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक आप बताएं। जारियां, कौन सी जारियां, झाड़ियां, अच्छा झाड़ियां कहना चाह, तो झाड़ियां क्यों कह रहे हैं यार, झाड़ियां बोलो, झाड़ियां नहीं होती बेटा, झाड़ियां जो होती हैं वो सूखी हुई प्लांट के पार्ट्स या स्टेम्स या रूट्स को आप कहते हैं। ठीक है, शूट, हाँ ठीक है, समझ गया, अब मैं बात आपकी समझ गया। तो झाड़ियाँ तो हम उनको नहीं कहेंगे जो प्लांट पानी के अंदर होते हैं, और उनकी मूवमेंट पानी की वजह से, जो पानी की जो मूवमेंट है उनकी वजह से आपको मूवमेंट नज़र आती है, जैसे लाइक आप
करली लेक चले जाएं और आप अंदर थोड़ा सा आगे, जहां आप किनारे पर हैं उससे थोड़ा सा आगे जाकर आप देखेंगे तो आपको अंदर ग्रास लाइक स्ट्रक्चर्स और जो हमारी वो है, उसे हम क्या कहते हैं, एलजी लाइक, ठीक है ना, वो आपको नज़र आते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं ना, तो वो स्ट्रक्चर्स हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं। वो पानी जो कि चल रहा होता है, बार बार उसकी पानी की मूवमेंट ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही होती है, तो वो मूवमेंट आपको वहां से नज़र आ रही होती है। तो वो उनकी अपनी मूवमेंट नहीं होती, ये याद रखिएगा। वो उनकी अपनी मूवमेंट नहीं है, यानी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, प्लांट कोई अपनी मूवमेंट शो नहीं कर रहा, वो तो पानी की वजह से मूवमेंट हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट में बात करते हैं सर, जो प्लांट्स नाइट ओपन होते हैं और डे में क्लोज, तो ऐसे प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस लाइट के बगैर होता है या नहीं? नहीं बेटा, ओपन क्लोज होने का मतलब ये नहीं है, आप भी तो रात को सोते हैं ना, तो इसका मतलब कि आपका मेटाबॉलिज्म बंद हो गया, आपने खाना नहीं खाया, खाना खाया और सो गए, है, रात को 2 बजे 3 बजे, तो उस दौरान में आपका मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है ना। तो फोटोसिंथेसिस रात के वक्त तो वैसे ही ऑलमोस्ट तमाम प्लांट्स का, जहाँ जंगल की बात आप करें, जहाँ प्योर अंधेरा है, लाइट नहीं है। लाइट कब होगी? जब चांद आपको 13 14 15 16 को मिलेगा, जब लाइट होगी। लेकिन उस वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता। फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होगा, सूरज की रोशनी में या तेज रोशनी में। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब रात में पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं दूसरे, और ये जो सोने वाले हैं ये बेचारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे। फोटोसिंथेसिस कोई भी प्लांट नहीं कर रहा। और जो लाइट हमारे यहाँ आसपास घरों में मौजूद है और उसकी वजह से लाइट उनको जा रही है, तो वो एक अलग मैटर है, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो रेट नहीं होता जो दिन में होगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम भी रात को सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो चल रहा होता है वो तो स्टॉप नहीं होता। ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन जो बॉटनी से रिलेटेड थे वो हमने यहाँ क्लियर कर लिए जनाब। अब हम चलते हैं अपनी जोलॉजी की तरफ, और जोलॉजी में चलकर देखें क्या है। ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं। ठीक है जी। तो प्लांट से लेकर हम चलते हैं एनिमल्स की तरफ। एनिमल्स में बात करें तो पहले वही एज यूजुअल के इरिटेट होते हैं जी। इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द स्टिमुलस। हमारे स्टिमुलस से अगेंस्ट कोई काम आपने करना है, और वजह वजह है कि भाई इरिटेट हो रहे हैं हम, है ना। जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में वजह बताई थी कि जी हमारी मूवमेंट या इरिटेट होने की वजह क्या होती है कि जी हम उस चीज़ से तंग हैं, उस चीज़ से परेशान हैं। पढ़ाई है, पढ़ना है बच्चों ने, जब पढ़ने की बात करो बच्चा जो बोलता है कि जी चलो जी छोड़ो जी, कौन पढ़े हैं जी, उठो और भागो कहीं निकले, साइड लाइन कर लें, ऐसे ही है। तो वो हमारे पास बात होती है इरिटेट होना। उसी इरिटेशन की वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट करेगी। एनिमल की मूवमेंट प्लांट से डेफिनेटली बहुत फर्क है। मूवमेंट इज अ रिस्पॉन्ड शो बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टूवर्ड्स स्टिमुलाई। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारा शो करना टूवर्ड्स द स्टिमुलाई, जो चेंज हुआ उसकी तरफ, या फिर मूवमेंट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम one point to another and occurs at all levels। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारी तमाम जो मूवमेंट है वो एक्चुअल फिजिक्स में आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट दरअसल
A to B पॉइंट, दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आप डिस्टेंस कवर करते हैं जी अपने घर से कोचिंग आने के लिए या कॉलेज जाने के लिए, एक लॉन्ग रूट लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और उसी का शॉर्ट रूट भी मौजूद है, तो आप तब भी कोचिंग या कॉलेज जा सकते हैं, टाइम भी बचेगा और शॉर्ट रास्ता भी आपने अपना लिया। ठीक है, तो वो जो शॉर्ट रास्ता होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो मूवमेंट भी हमारी इसी तरह होती है कि मूवमेंट में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शॉर्ट रास्ता भी अपना सकते हैं और लॉन्ग भी अपना सकते हैं। अब जो एनिमल्स की हमारे पास बात है, आप पेज नंबर 34 पर हैं बुक में अपनी, और वहाँ सपोर्ट एंड लोकोमोशन इन एनिमल्स में एक कुरानी आया आपको नजर आती है जिसमें अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि एंड अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल ऑफ वाटर, of them is a kind that goes upon its belly, and a kind that goes upon two legs, and a kind that goes upon four. Allah creates what He will. Though Allah is able to do all things. सूरह है अल नूर 24 और आया है 45। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे आपसे कह दिया कि जनाब मैंने तमाम जानवरों को पानी से बनाया, लेकिन उनमें से कुछ आपको नज़र आते हैं कि वो बिल बनाकर बैले में रहते हैं, कुछ दो टांगों पर आपको चलते हुए नज़र आते हैं, कुछ चार टांगों पर चलते नज़र आते हैं, और मैं यानी क्रिएटर हूँ, जो दिल चाहे क्रिएट कर सकता हूँ, बनाऊँ। ठीक है, इसकी मिसाल आपको क्यों दी जाती है? इसकी मिसाल बहुत इसलिए दी जाती है कि इंसान अपने आप को क्रिएट करने वाला कहता है, क्रिएट करता है एक प्लास्टिक पॉलीइथीन से, लेकिन उसी पॉलीइथीन से वो दूसरी चीज नहीं बना सकता जब तक उसमें कोई और एडिशन ना कर दे। लेकिन इंसान ने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। जो कुछ अल्लाह ने हमें इल्म दिया है हम वही सीख सकते हैं, उससे आगे का हम नहीं बढ़ सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इसीलिए ये वाज़ह कर दिया कि मैं क्रिएटर हूँ, जो दिल चाहे वो बनाऊँ, और एक ही चीज़ से मल्टीपल चीज़ें बना सकता हूँ। पानी है ना, पानी से डिफरेंट टाइप के, हज़ारों टाइप के एनिमल्स बनाए। ना सिर्फ एनिमल्स टाइप्स के हैं बल्कि उनका बिहेवियर भी अलग अलग है, उनकी रिहाइश, खाना पीना, बैठना उठना सब कुछ अलग है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात ही, कोई हमसे पूछी नहीं जाती। रीज़न ऑफ मूवमेंट क्या होगी एनिमल्स की? एनिमल मूवमेंट क्यों करे, कहाँ जाए तो क्यों जाए? ठीक है, पहली वजह टू ऑब्टेन फूड, या तो खाना खाने के लिए KFC जाए या घर में खाना खाए, रीजन है ना। टू escape प्रीडेटर्स, आप चोर डाकू से या किसी प्रीडेटर से एनिमल बचना चाहता है तो अपनी मूवमेंट करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा। या फिर टू फाइंड मेट, अपने मेल फीमेल्स की चॉइस करना, एनिमल्स में भी होगा, वो अपने मेल फीमेल को चॉइस करने के लिए घूमेगा फिरेगा। टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ स्प्रिंग, और अपनी जनरेशन को, अपने ख़ानदान को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना ताकि उसकी जनरेशन बहुत दूर तक, बहुत आगे तक चलती रहे। इसी तरह तो रिड्यूस कंपटीशन, कंपटीशन हम एनिमल्स में तो इसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, और हम ह्यूमन में इसको बढ़ाने की। ये कंपटीशन ही है ना कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं जी, और आपको अपनी 10,000 बच्चों में से जो 600 सीटें मेडिकल की वो आपको लेनी है, उन 600 में से आपका नाम होना चाहिए, तो ये कंपटीशन बढ़ गया। एनिमल ऐसा करता है, कंपटीशन को कम करता है, भाग जाता है। कंपटीशन बढ़ेगा तो मुसीबतें बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ही होगा ना, जब आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, किसी अच्छे एग्जाम में बैठ रहे हैं, MCAT में आप बैठेंगे, मेडिकल के टेस्ट में बैठेंगे, तो कंपटीशन में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एनिमल्स इस मेहनत को फजूल समझता है और वो कंपटीशन से दूर हो जाता है। इसी तरह टू अवॉइड डेंजर, किसी भी खतरा, कोई भी खतरनाक चीज़, उससे बचना, पीछे हो जाना, दूर हो जाना। या टू मेंटेन पोजीशन, अपनी उस इलाके में पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मूवमेंट,
किसी वजह से अगर कोई खतरा आ गया तो मूवमेंट करके कहीं और चले गए, फिर दोबारा वापस आ गए। तो पोजीशन को मेंटेन रखना टू अवॉइड वेस्ट प्रोडक्ट। एक ही जगह रहते रहते बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, और वो वेस्ट प्रोडक्ट उस एनिमल की पॉपुलेशन के लिए, चूंकि एक ही जैसी थी, तो उसको परेशान करेगा, तो लिहाजा वहाँ से भी उसको ड्रॉप आउट किया जाता है, छोड़ा जाता है। बहुत सारे एनिमल्स आपको नज़र आते हैं, एलिफेंट्स हैं, बहुत एनिमल्स हैं अफ्रीका में, हमारे ये ज़ीब्रा हैं, कई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं और माइग्रेट करते हैं, वो भी मूवमेंट है। तो उनमें से बहुत सारी, एक वजह कंपटीशन है, अपने आप को मेंटेन करना है, अपने वेस्ट को दूर से दूर लेके जाना है, अपनी फैमिली को दूर दराज इलाकों में उसको ड्रॉप आउट करना है, फिर उसके साथ साथ और भी कई वजूहत हैं। ठीक है जी। अब बात आती है जी कि स्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर लोकोमोशन इन एनिमल। एनिमल्स के स्ट्रक्चर की बेस पर लोकोमोशन कर सकता है। पहला, स्केलेटन सिस्टम होना चाहिए, कोई ना कोई स्केलेटन होना चाहिए, बोन्स होनी चाहिए, कार्टिलेज होनी चाहिए। बोन्स और कार्टिलेज होंगी तो लोकोमोशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ बोन्स और कार्टिलेज ही लोकोमोशन नहीं कर सकती, बल्कि उसके साथ मस्कुलर सिस्टम होना चाहिए, मसल्स होने चाहिए। मसल्स हमारी इस बोन को, इन हड्डियों को मूवमेंट करने में मदद करेगा, इसके बगैर हमारी ये बोन्स और हड्डियां मूवमेंट नहीं कर सकती। लेकिन इस मसल्स को भी कोई ना कोई मूवमेंट कराने के लिए कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। वो कंट्रोलिंग पावर होता है हमारा नर्वस सिस्टम। ब्रेन से हम सोचते हैं कि जी मैंने अब ये पानी का गिलास पकड़ना है, तो मेरे हाथ ने मूवमेंट शुरू कर दी। तो मसल्स में हमारे ब्रेन से इम्पल्स आती हैं, और वो इम्पल्स हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू मसल्स को इंडिकेशन देती हैं कि जी ये अब मूवमेंट करनी है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्सेशन करना है, और फिर हड्डी या मूवमेंट शुरू हो जाती है, हड्डी को मूवमेंट करवाया जाता है। ठीक है जनाब। तो ये रीज़न थे कि पहला हमारा के स्ट्रक्चर में क्या ज़रूरी है, स्केलेटन सिस्टम। तो हम बात करते हैं जी स्केलेटन सिस्टम ही की। स्केलेटन सिस्टम में पहले कि स्केलेटन क्या होता है, तो सिस्टम की बात करेंगे। स्केलेटन इज अ रिज, सख्त, टफ, हार्ड एंड यूजुअली सॉलिड स्ट्रक्चर। आमतौर पे ये सॉलिड होगा, सख्त होगा, रिजिड यानी अपनी फुल कैपेसिटी में होगा, सिवाय हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के। तो हम अभी टाइप स्केलेटन की देखेंगे, तो उसमें एक हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। स्केलेटन क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। आपके वाइटल ऑर्गन्स है ना, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, तो इनको खास बोन्स ने घेर रखा है, ताकि आपको चोट लगे लेकिन ये ऑर्गन खराब ना हो। सपोर्ट करता है, फ्रेम वर्क प्रोवाइड करता है आपके उन ऑर्गन्स को कि वो फिजिकल जो काम है, फिजियोलॉजिकल, वो परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। आपका लंग्स, आपका हार्ट, आपका इंटेस्टाइन अपनी जगह पे फिक्स है, वो हिलेगा नहीं, है ना। अगर बोन से ना होती तो वो अटैचमेंट ना होता। तो आपका फ्रेमवर्क अपनी जगह पर काम कर रहा है। स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, तो ये बोन्स या स्केलेटन जो है वो क्या करता है, मसल्स को अटैच करने के लिए उनको जगह प्रोवाइड करता है, एंड गिव हेल्प इन द लोकोमोशन, और स्पेशलाइज्ड तौर पर वो लोकोमोशन में मदद देता है। टाइप्स ऑफ स्केलेटन में पहली टाइप हमारी आती है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड held under pressure in a closed body cavity and is surrounded by a muscles of body wall. कैटरपिलर आपने देखा है यकीनन, है ना। कभी कभी पी यानी मटर के दानों में से आपको एक लार्वी मिलती है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, वो एक्चुअल बटरफ्लाई का लार्वा है। उसे आप देखें बहुत सॉफ्ट बॉडी उसकी होगी, तो उसका जो स्केलेटन है वो क्या है, वो स्केलेटन एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रो मीन्स वाटर, लेकिन स्केलेटन में
ضروری نہیں کہ وہ پانی ہی سے بنا ہو، وہ اس کی اپنی باڈی کے لمف اور دوسرے کیمیکل سے بنا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے وہ کیا کر رہا ہوتا، وہ اس باڈی کے ایزیلی ہمارے آرگن اسٹرکچر موومنٹ اس کو مدد کر رہا ہوتا، کیونکہ اس نے پریشر ڈیولپ کیا ہوتا، اور اس پریشر کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے سرکولر اور لانگیٹیوڈنل مسلس. ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ مسلس. تو ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن کی کریکٹرس کو دیکھ لیں. دا مینٹینس شیپ اینڈ پرووائڈ سپورٹ فار مسکولر کانٹریکشن بٹ ڈز ناٹ پرووائڈ پروٹیکشن ٹو دا اینیمل. یہ مینٹین کرتا ہے اینیمل کی شیپ کو، سپورٹ دیتا ہے مسکولر کانٹریکشن کو، کیونکہ مسل جو ہیں وہ اس کے باڈی وال پر باہر کی سائڈ ہوتے ہیں دونوں، مگر یہ کسی اینیمل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کیٹرپلر تو بتا سافٹ ہے بالکل، وہ اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتا کسی بھی طرح. تو یہ ہائیڈروسٹیٹک جو پروٹیکشن میں کام نہیں تھا، ہاں شیپ مینٹین کرتا ہے، مسلس کی کانٹریکشن کرتا ہے، اور it helps the animals in extension and withdrawal of their bodies and tentacle. اب یہ اپنی باڈی کو اینیمل جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے، یا چھوٹا withdrawal بھی کر سکتا ہے. اسی کی طرح ٹینٹیکل سی اینیمون یاد آیا آپ کو؟ فرسٹ ایئر میں آپ نے کلاسیفیکیشن آف اینیملس پڑھا تھا، اس میں سی اینیمون آپ نے دیکھا ہوگا فائلم میں. کون سے فائلم میں یاد ہے کسی کو؟ سی اینیمون کون سے فائلم میں تھا؟ اچھا فائلم کے نام کسی کو یاد ہے؟ پہلا فائلم کون سا؟ پہلا فائلم تھا پوریفیرا. سیکنڈ تھا ہمارا نائڈیریا. تو نائڈیرینس میں ہم نے یہ دیکھا تھا. تو ٹینٹیکلز سی اینیمون میں بہت خوبصورت کلر میں آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ کیپچر کرنے کا، اپنے شکار کو پکڑنے کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کس طرح سے ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں اور ریلیکس ہو رہے ہیں ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن کی بیس. In an earthworm, the alternate contraction and relaxation of circular and longitudinal muscles exert enough pressure on the body to lengthen and to shorten respectively. اب ارتھ وارم میں ہم بات کرتے ہیں تو کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں سرکولر مسل یا لانگیٹیوڈنل مسلس، جن کی وجہ سے باڈی پہ پریشر بن کر باڈی لمبی ہوتی ہے یا باڈی چھوٹی ہوتی ہے، اور اینڈ ہیلپ ان دا موومنٹ آف اینیملز ان دا سوائل. This process is assisted by the anchoring the CT projecting out from the skin. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کہ جناب اس وقت شارٹن باڈی ڈیو ٹو دا کانٹریکشن آف سرکولر مسل. اب مسل جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوئے کون سے؟ سرکولر. تو انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس وہ پورشن ہے جہاں سرکولر مسلس نے ریلیکس کیا ہوا ہے، اور یہ جہاں پر آپ کو سیگمنٹس اس کے نظر آ رہے ہیں بڑے یا شرنک ہوئے، تو وہ کیا ہے، وہاں پر ہمارے سرکولر مسل جو ہیں وہ کانٹریکٹ ہوا. جہاں سرکولر مسلس کانٹریکٹ ہوں گے وہاں پر لانگیٹیوڈنل مسل ریلیکس ہوں گے، اور جہاں لانگیٹیوڈنل مسلس کانٹریکٹ ہوں گے وہاں سرکولر مسل ریلیکس ہوں گے. پیج نمبر 35 پر آپ ڈائیگرام اپنی کراس سیکشن آف این ارتھ وارم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو سرکولر مسلس بالکل فرسٹ لیئر آف دا سیل وال، اور اس کے انر سائڈ پر سیکنڈ لیئر لانگیٹیوڈنل مسلس کی نظر آ رہی ہے، اور انہی کے بیچ میں آپ کو سی ٹی یا ہیئر لائک اسٹرکچر نظر آ رہا ہے. تو یہ جو سی ٹی ہے ہیئر لائک اسٹرکچر، وہ یہاں اوریجنل جو آپ ارتھ فارم دیکھیں گے، جو یقیناً آپ سیکنڈ ایئر میں ڈائسیکشن جب آپ کریں گے تو وہاں آپ کو ایک ڈائسیکشن کرنا ہوگا ارتھ فارم کا ریپروڈکٹیو آرگنس آپ نے دیکھنے ہوں گے.
تو وہ اس وقت آپ کو یہ سیٹی نظر نہیں آئیں گے. سیٹی جو ہے مائکروسکوپیکلی بہت باریک سے ہیئرز ہیں جو نظر آتے ہیں. تو اس وقت اس سے ایریا جو میں آپ کو اپنے مارکر سے پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھا رہا ہوں, اس ایریا کے جو سیٹی ہیں ایچ سیگمنٹ کا پیئر وہ باہر نکلا ہوا ہوگا اور اس نے سوائل کو اینکر کر لیا ہوگا. اینکر دیکھا نا آپ نے, جو شپ میں ہم ڈال دیتے ہیں جب شپ کو اسٹاپ کر لیا سمندر یا دریا میں, تو ایک اینکر کو ہم پانی میں ڈال دیں تو وہ کیا کرتا ہے, وہ زمین میں یعنی پانی کی جو لوور سرفیس ہے وہاں جا کر سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے, کسی پتھر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا یا کوئی ویسے ہی پڑا رہا, تو اس کا ویٹ کافی ہوتا ہے. تو جہاز آپ کا یا شپ جو ہے وہ آپ کی موومنٹ نہیں کر پاتی. تو یہاں پر بھی یہ پورشن اس وقت اس کا جب شارٹن ہوئی ہے باڈی تو یہ موومنٹ نہیں کر پاتی. جبکہ اس کی باڈی جب لانگ ہوئی ہے یہ آگے والا, اور اب یہ شارٹن پارٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے آ گیا, یہ ہم نے کلر نہیں کیا بلکہ یہ اوریجنل اس میں ہوتا ہے کلر, اور یہ اس کا کالر کہلاتا. تو اب دیکھیں کالر کا پورشن, تو یہ پورشن اور پیچھے بڑھتا جائے گا, اور جو یہ ہے یہ آگے کی طرف بڑھتا جائے گا. تو اس کی پوزیشن اے یہ اور بی یہ, تو یہ پوزیشن میں چینج آتا رہے گا. اس وقت کیا پوزیشن آئی اس کی, لیتھن باڈی ڈیو ٹو کانٹریکشن آف لانگیٹیوڈنل مسل. تو لانگیٹیوڈنل مسلس نے جب کانٹریکٹ کیا ہے نا, تو کانٹریکٹ کرنے کے نتیجے میں ہمارے اس ارتھ فارم کی باڈی کی لینتھ میں اضافہ ہوگا. اب یہ آگے یہ جو لینتھ اضافہ ہوا ہے اس میں اینکر کیا جائے گا اور یہ سیٹی ان اینکر کر دیے جائیں گے. تو جس سے آپ اسپرنگ کو پریس کرتے ہیں اور کھولتے ہیں, اسی طرح بار بار یہ اسپرنگ لائک موومنٹ آپ کو نظر آئے گی, بار بار باڈی شارٹ ہوگی اور اسٹریچ ہوگی. یہ آپ ٹی ایس دیکھ سکتے ہیں, جو ہمارا کراس سیکشن ہم نے دیکھا یہ سی ٹی ہے, یہ اس کی مڈ برین کی جو ہماری نرو کارڈ ہوتی ہے وہ ہے, اور یہ فرسٹ لیئر میں آپ کو سرکولر اور انر سائڈ پہ اس کے لانگیٹیوڈنل مسل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سی ٹی آپ کو شو. تو اس طرح سے یہ بار بار اپنی باڈی کو کمپریس کرتا ہے, اوپن کرتا ہے, اور پھر آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آج کے لیے ہم ہائیڈروسٹیٹک کو لیتے ہیں. کل ہم آپ کو اس میں سے ایک ریزن بھی بتا دیں گے, بلکہ وہ اسائنمنٹ میں بھی دے دیں گے. اسائنمنٹ فی الحال تو ہم چونکہ ٹیسٹ چل رہے ہوں گے تو ہم جب تک چیپٹر پاسبل ہے کہ سیکنڈ چیپٹر ہمارا کلوز ہو اس کے بعد ہی ہم آپ کو اسائنمنٹ دیں گے چیپٹر 7 سیکنڈ کا. اور ہوپس ہو کہ چیپٹر 1 کا جو اسائنمنٹ دیا تھا وہ آپ لوگ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے. چیک تو ابھی ہم نے نہیں کرنا, چیک تو ہم جب فزیکلی اپیئر ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہی آپ کے اس کاموں کو جو ہوم ورک ہے اور دوسرا آپ کا اسائنمنٹ ہے اس کو چیک کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو اگلے 5 منٹ آپ دیکھ لیجئے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کوئسچن. اگین ٹیسٹ کے بارے میں بتا دوں کہ ٹیسٹ آپ کا جو ہے جو ہمارا اسکیجولڈ بن چکا ہے, آپ کو مل چکا ہے ستمبر میں, اس میں آپ کو کام کرنا ہوگا, اور وہ یہ کہ چیپٹر 1 آپ اپنا کور اپ کیجئے گا کمپلیٹ. ٹھیک ہے, اور چیپٹر 1 میں ہم پورا آپ کو ایم سی کیوز کی بات بھی کریں گے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈسکرپٹیو کوئسچن ہیں وہ بھی وہاں بات کریں گے. اور چونکہ یہاں ابھی اس وقت ایک ہی پیپر بنتا ہے, یعنی زولوجی اور باٹنی دونوں الگ الگ بات نہیں کی جاتی, تو ایک ہی پیپر میں ہم آپ کو ریزن بھی دیں گے چونکہ جو کہ زولوجی پورشن سے ریلیٹڈ ہوں گے, اور نارمل شارٹ کوئسچن بھی آپ کو دیے جائیں گے جو کہ زولوجی باٹنی دونوں سے ان کا ریلیشن ہوگا, اور ڈسکرپٹیو لانگ کوئسچن بھی اس میں موجود ہوں گے. ٹھیک ہے نا, مطلب ٹائمنگ ہماری جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی جو آپ کے پیپر کی وہ اس کے حساب سے ہی آلموسٹ کوئسچن دیے جائیں گے, مگر یاد رکھیے کہ اس میں چوائس کا کوئی رول